नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, जीडी मेमोरियल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। देखिए, इस पिक्चर के अंदर आग लगी हुई है और ये एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो रही है जिससे कि आग इसमें नहीं लग रही है। पर क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई मैजिक हो जाए कि आग लग जाए और इस तरह से प्रोटेक्शन बन जाए? बट बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे मिसहैपनिंग की वजह से हमको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो उन लॉस से बचने के लिए हम एक प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस का मतलब यही है कि कोई भी मिसहैपनिंग जो होने वाली है या हमको पहले से ये लगे कि इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, उससे हमको कोई भी लॉस हो जाए, तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस जो है वो स्टॉक का हो सकता है, अपनी असेट्स बिल्डिंग का हो सकता है, कोई फिक्स अदर असेट्स, किसी भी तरह का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें दो तरह के कंटेंट यहाँ पे आएंगे। फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा और स्टॉक का इंश्योरेंस। देन आफ्टर फायर जो हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए उसमें सेल्स जो कम हो रही है तो उससे जो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है उसका इंश्योरेंस। तो दो पार्ट में ये चैप्टर आपका डिवाइड है। एक को हम बोलेंगे स्टॉक का इंश्योरेंस और दूसरे को हम बोलेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के इंश्योरेंस का। फायर इंश्योरेंस में लॉस ऑफ स्टॉक को हम काउंट करना सीखेंगे। अब हमको इंश्योरेंस हमने करवा लिया और मिसहैपनिंग अगर हो गई, आग लग गई, तो उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे। तो हम कितने अमाउंट का क्लेम करें कि भाई हमको कितना लॉस हुआ है और कितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए हमको जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है उस कैलकुलेशन को हम पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले जब आग लग जाएगी तो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, स्टॉक हमारे पास फिजिकली नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक की कैलकुलेशन हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग की जाती है। तो जब फिजिकली स्टॉक हमारे पास नहीं होगा तो हमको स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास में स्टॉक कितना था। तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स हैं कि हम अमाउंट ऑफ क्लेम और स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करें। अब इसके लिए ये होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले जो हम बनाएंगे, उस ट्रेडिंग अकाउंट को हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि हम किस रेट से हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो अगर रेट हमको पता हो तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे बैलेंस इन फिगर क्लोजिंग स्टॉक काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगी तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमको ग्रॉस प्रॉफिट जो है मिलेगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करेंगे। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। इससे हमारा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस इन फिगर, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से बनेगा। ये भी हमको ध्यान रखना है कि जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर में आग लगी है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिससे हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे। लेकिन उससे पिछले सालों की जो इंफॉर्मेशन है उससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन से, और उसका हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करेंगे। इसका यूज हम करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करके बैलेंस इन फिगर हम क्लोजिंग स्टॉक काउंट करेंगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास में स्टॉक कितना था। जब हमको ये पता चल जाएगा कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक इस अमाउंट का था, तो अब वो पूरा लॉस था या नहीं था, इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन होती है सेव्ड स्टॉक या सैल्वेज स्टॉक। यानी कि आग लगने से कुछ माल बचा लिया गया। अगर ऐसा है कि आग लगने से कुछ माल बचा लिया गया हो तो हमको उस क्लोजिंग स्टॉक में से उसको लेस कर देना है। देन उसके बाद में हमको अमाउंट ऑफ क्लेम काउंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अभी रेट हमको बता दी कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम सेल्स पे काउंट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई
100 करके हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट काउंट करेंगे। ये फॉर्मेट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको कब बनाना है, ये मैंने फिर से बताया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट आप तभी बनाएंगे जब हमारे पास में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा लास्ट पास्ट ईयर के जो डेटा होंगे उन्हीं से बनाया जाएगा, उन्हीं इंफॉर्मेशन से बनाया जाएगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन फिक्स है, इसका फॉर्मेट फिक्स है। सारे बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट तो 11-12 से ही पढ़ते हैं तो सब पता होता है कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेज। परचेज में से जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि परचेज रिटर्न है, फ्री सैंपल्स है, पर्सनल ड्राइंग है, इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे लेस कर देंगे। किसी भी तरह के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हमको दिया हुआ है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड या कोई फ्यूल एंड पावर, इस तरह का कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फॉर्म में है तो वो भी हम इधर लिख देंगे। इसके बाद इधर हम लिख देंगे सेल्स और लास्ट ईयर का लिख देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से इस साइड को जब टोटल करेंगे और ये वाली साइड का टोटल माइनस करेंगे तो बैलेंस इन फिगर हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ हम किस कैलकुलेशन के लिए यहाँ बना रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह से ट्रेडिंग बना के हम ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करेंगे। देन नेक्स्ट, इसके बाद में हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पहले ही बताया है मैंने कि जिस दिन आग लगती है उस दिन हमारे पास में कितना स्टॉक था, ये स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इसी में हम बैलेंस इन फिगर क्लोजिंग स्टॉक है वो काउंट करेंगे। तो देखिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट ही है बेसिकली एक तरह से, पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उस ईयर में बनता है जिस साल में आग लगी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका करंट ईयर में बनाया जाएगा। ये जो अकाउंट है ये आपका करंट ईयर में मेंशन होगा और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से बनाया जाएगा। अब देखिए सेम वही आपका फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेज होगा, परचेज में से सारे एडजस्टमेंट्स जैसे परचेज रिटर्न वगैरह लेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी वेजेस वगैरह दिए हुए हैं वो लिख देंगे। पर अब इस बार हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले ही लिख देंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे काउंट करेंगे, जो यहाँ पे हमको सेल्स दी हुई है इस सेल्स पे हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई कर देंगे। और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन से निकाल चुके हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट से हमने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब उसी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, किस पे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स पे अप्लाई कर दिया। और जब हमने ये सेल्स पे अप्लाई करा तो हमारे पास में ये ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखेंगे कि ये जो डेबिट साइड है इसका टोटल फुलफिल कर लेंगे और इस टोटल में से हम ये सेल्स है ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको बैलेंस इन फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट कर लिया कि जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास में स्टॉक कितना था। अब ये सारा स्टॉक जो है वो पूरा जल गया तब तो ये पूरा लॉस ऑफ फायर है, और अगर ये सारा नहीं जला, कुछ इसमें से बचा लिया गया है, तो फिर हम उसको लेस कर देंगे। तो जो माल आग लगने से बचा लिया जाता है उसको हम सैल्वेज्ड स्टॉक भी बोलते हैं और सेव्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो जो माल बचा लिया गया हो उसको हमको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में से सैल्वेज स्टॉक को लेस कर देना है, तो उससे हमारा लॉस बाय फायर काउंट हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, पहला स्टेप क्या करना है हमको कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमारे पास नहीं है तो लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, उससे हमको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके। उसके बाद हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में
हमको बैलेंस इन फिगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, और जब वो क्लोजिंग स्टॉक हमारा काउंट हो जाए और सेव्ड स्टॉक अगर हमारे पास में है तो उस क्लोजिंग स्टॉक में से हम सेव्ड स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस बाय फायर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यानी आग लगने से हमको कितना नुकसान हुआ ये हमारा काउंट हो जाएगा लास्ट में, लॉस बाय फायर। पर अभी भी ये अमाउंट ऑफ क्लेम नहीं है, यानी लॉस बाय फायर क्या हमारा पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम बनेगा? तो इसके लिए हमको देखना पड़ता है कि हमने पॉलिसी कितने की ली है। अब इसके लिए एक कॉज है जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉज, यानी हमने जो पॉलिसी ली है, जो भी पॉलिसी हम लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो हमारे स्टॉक से ज्यादा है या बराबर है, फिर से बोल रही हूं मैं कि जो हम पॉलिसी लेते हैं वो पॉलिसी अगर हम जितना स्टॉक रखते हैं हमारे गोडाउन में उस स्टॉक के या तो बराबर की पॉलिसी ली हो या उससे ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी ली हो, ऐसी है कंडीशन, तो हमारा पूरा का पूरा लॉस बाय फायर क्या बन जाता है? अमाउंट ऑफ क्लेम बन जाता है। यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमारा एक्सेप्ट करेगी और ये हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। लेकिन इससे अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है कि हमने जितने की पॉलिसी ली वो कम है किससे, कि जितना हम स्टॉक रखते हैं, स्टोर रूम में जितना हम स्टॉक रख रहे हैं उससे कम की हमने पॉलिसी ले रखी है, और फिर हम बोलते हैं कि पॉलिसी के अमाउंट से हमारा लॉस तो कम हुआ है तो क्या पता इंश्योरेंस कंपनी पूरा लॉस एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि जब पॉलिसी की अमाउंट हमारी कम होगी तो एक कॉज अप्लाई होगा जिसको हम बोलेंगे एवरेज कॉज। एवरेज कॉज तभी अप्लाई होता है जब हम स्टॉक तो ज्यादा का रखते हैं और पॉलिसी कम की लेते हैं। तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई लॉस बाय फायर। इंश्योर्ड अमाउंट का मतलब है पॉलिसी की अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, मतलब जितने का स्टॉक रख रहे हैं एटलीस्ट उतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। तो इंश्योरेबल अमाउंट हो गया हमारा स्टॉक का अमाउंट, और लॉस बाय फायर कितने का लॉस हुआ है वो। तो देखो एग्जांपल लेते हैं इसमें कि जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली 1,50,000 की, एक पॉलिसी ली हमने कितने की 1,50,000 की, और उसमें स्टॉक हम रखते हैं 1,80,000 का, यानी पॉलिसी कम की ली है और स्टॉक ज्यादा का है। तो इंश्योरेबल अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए 1,80,000। जितना हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे हमारा स्टॉक हम ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि इंश्योरेबल अमाउंट और इंश्योर्ड अमाउंट का ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, देखो लॉस कितना हुआ है 1,20,000 का लॉस हुआ है, तो 1,20,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ये देखिए कि देखा जाए तो पॉलिसी हमने 1,50,000 की ली थी और लॉस हमको 1,20,000 का हुआ है, तो हम ये सब बोल सकते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी से तो कम का ही हुआ है लॉस, यानी 1,50,000 तो कंपनी को एक्सेप्ट ही करना चाहिए। पर कंपनी ये कह रही है कि भाई आप स्टॉक 1,80,000 का यानी 1,80,000 का आप स्टॉक रख रहे हो और पॉलिसी आप 1,50,000 की ले रहे हो, तो हम फिर उस रेशियो में ही आपका क्लेम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए फिर ये फॉर्मूला एवरेज कॉज वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई लॉस बाय फायर। तो इससे जब हम काउंट करते हैं तो 1 लाख का क्लेम है वो एक्सेप्ट करेगी, यानी हमको लॉस हुआ 1,20,000 का और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक्सेप्ट करेगी 1 लाख का लॉस। जबकि अगर हमारी पॉलिसी 1,80,000 की होती या 1,80,000 से अबव होती, यानी जितना हम स्टॉक रख रहे हैं
उससे ज्यादा या उसके बराबर की अगर पॉलिसी होती तो ये पूरा 1,20,000 का लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेती, तो फिर वो 1,20,000 ही हमारा क्या हो जाता, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही ध्यान देना होता है कि भाई अमाउंट ऑफ क्लेम और लॉस बाय फायर दोनों में डिफरेंस हो सकता है पॉलिसी की वजह से कि हमने कितने की पॉलिसी ली है। यहाँ तक ये टॉपिक है, ये बेसिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग था। फिर इसी टॉपिक में कुछ एडजस्टमेंट्स भी आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो वो मैं एडजस्टमेंट छोटे छोटे हैं वो एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे स्टॉक इज नॉट वैल्यूड एट कॉस्ट, यानी हम जो स्टॉक रख रहे हैं, हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी स्टॉक हम रख रहे हैं वो स्टॉक अगर हम अपनी कॉस्ट से कम पर या ज्यादा पर, यानी दोनों चीजें हो सकती है, कॉस्ट से कम पर रख रहे हैं तो मतलब अंडर वैल्यू है, और कॉस्ट से अगर ज्यादा पे रख रहे हैं तो ओवर वैल्यू है, तो उनका फिर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंडर वैल्यू स्टॉक के साथ में या ओवर वैल्यू स्टॉक के साथ में हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, वापिस से उसको कॉस्ट पे लाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 80,750 रुपीज और ये बोल रहा है कि ये 85% है कॉस्ट का, तो मतलब कॉस्ट हुई 100% और उसका कितना रख रहे हैं ये स्टॉक 85% वैल्यू पे, यानी अंडर वैल्यू कर रहे हैं ये। तो अगर अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो हमको स्टॉक को वापस कॉस्ट पे लाना है, यानी 100% पे लाना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि 80,750 डिवाइड बाय 85% मल्टीप्लाई 100% करके हम 95,000 स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 100% पे। तो इसलिए स्टॉक किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टॉक के लिए ये बोला जाए कि उसको अंडर वैल्यू लिखा गया है, कम लिखा गया है, या उसको ओवर वैल्यू लिखा गया है, तो उसको वापस से हमको 100% पे लाना है, यानी ऑन कॉस्ट लाके ही कैलकुलेशंस करनी है। एक एडजस्टमेंट ये होता है, और दूसरा एडजस्टमेंट ये होता है कि कभी कभी हमको पर्सनल यूज का अमाउंट दे दिया, ड्राइंग दे दी कि गुड्स को पर्सनल यूज कर रहे हैं या फ्री सैंपल में बांट रहे हैं, तो ये चीजें बेसिक है, हम इनको परचेज में से क्या करेंगे, लेस करके इनका एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी खरीदा हुआ माल बिना बिके ही अगर कम हो गया तो वो सारे एडजस्टमेंट्स आपके परचेज में से लेस होते हैं। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स और होते हैं, मतलब एडजस्टमेंट तो क्या कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस में ये चीजें आ जाती है कि जिस तरह से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमने काउंट करा ट्रेडिंग अकाउंट से, अब ट्रेडिंग अकाउंट की पिछले साल की इंफॉर्मेशन होगी, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी, तब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं देके लास्ट कुछ 3, 4, 5 ईयर्स की रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे दी जाती है कि भाई ये 3-4 साल की हमारी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है, अब इनका यूज कर लो। तो हमारे पास में कोई एक नहीं होती है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन सी रेट लगाए, तो उसके लिए ये होता है कि हम एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट को अप्लाई कर सकते हैं। मान लो 4 साल की रेट दी हुई है, जैसे एक साल की 20% तो प्लस करा, नेक्स्ट ईयर की 25% प्लस करा, 10% प्लस करा, 15%, इस तरह से 4 साल की कोई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दी है तो चारों साल की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लिखी, जितने साल है उसका डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, तो इससे जो एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की रेट आएगी वो रेट हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में अप्लाई करनी है, जब इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके हो जाए। इसके बाद में हम देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी एक पार्ट हमने पूरा कर लिया। मैंने बताया था आपको शुरू में कि इंश्योरेंस क्लेम में हम फायर इंश्योरेंस के इस चैप्टर में 2 पोर्शंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम स्टॉक का इंश्योरेंस, जो स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय होएगा उसकी हम अमाउंट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और दूसरा पार्ट है इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको अलग पॉलिसी लेनी है और स्टॉक के लिए आपको अलग से पॉलिसी लेनी है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट की जो कैलकुलेशंस करेंगे हम, वो किस तरह से होगी, इसमें ये होता है कि जिस दिन आग लगी उस दिन के बाद से ही हमारी वो सेल नहीं हो पाती है जो हमारी पहले हो रही थी, यानी नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए बिजनेस में कुछ टाइम पीरियड चाहिए हमको, तो वो टाइम पीरियड जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितने भी हमको टाइम लगता है उस नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए वो हमारा इंडेमनिटी पीरियड होता है, और उस पीरियड के लिए हमारी जो सेल कम हुई है और सेल कम होने का जो इफेक्ट आया है, यानी हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होएगा, तो उस प्रॉफिट का भी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसका क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी हमारा एक्सेप्ट करेगी। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं लॉस ऑफ
प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यही है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम लॉस काउंट करेंगे और उस लॉस के कुछ स्टेप होंगे, उस स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। पहला स्टेप इसमें बात करते, स्टेप से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें कुछ दिया है, फर्स्ट है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, यानी हम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हम ये लिखेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज या फिक्स चार्ज। तो ये इंश्योर्ड फिक्स चार्ज क्या है? इंश्योर्ड फिक्स चार्ज ये है कि भाई जब हम इस तरह की लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उस पॉलिसी में फॉर्म में हमको ये फिल करना पड़ेगा कि ये हमारे जो खर्चे हैं वो फिक्स है, ठीक है। भले ही आग लग गई, बिजनेस इफेक्ट हो गया, तब भी अगर रेंट पे आपकी बिल्डिंग ली हुई है तो रेंट आपको देना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉइज जो है उनको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे फिक्स होते हैं, तो उन फिक्स खर्चों को हम अगर उस फॉर्म में हमने मेंशन करा होता है तो उनको हम बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। ऐसे ही टर्नओवर, टर्नओवर जो वर्डिंग है वो फॉर्मूले में आएगी तो उसको हम सेल्स बोलते हैं, कि जो हमारी सेल्स है पूरे साल की वो हमारा टर्नओवर होता है। देन एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर में फॉर्मूले में ये डिफरेंस होगा कि एनुअल टर्नओवर एक 12 मंथ के पीरियड की सेल होगी, यानी जैसे आग लगी उसके जस्ट पहले जो आपका 12 मंथ का पीरियड होगा उसकी सेल को हम बोलेंगे एनुअल टर्नओवर, जबकि फाइनेंशियल ईयर अलग होगा और जस्ट 12 मंथ है वो अलग काउंट होंगे। इसके बाद में स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब ये है कि हम जैसे मान के चलते हैं हर साल कि लगभग इतना हमारी सेल होती जा रही है, एक एवरेज बना लेते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलेंगे। नेट प्रॉफिट एज यूजुअल आप सब जानते हो कि नेट प्रॉफिट जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। और इंडेमनिटी पीरियड, यानी मोस्ट इसमें यही टर्मिनोलॉजी है जो सबसे ज्यादा आपको पूछी भी जाती है और आपको पता भी नहीं रहती है, इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिस दिन आग लगी, डेट ऑफ फायर से कितना टाइम पीरियड आपका बिजनेस नॉर्मल कंडीशन आने के लिए लेता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल को आपका बिजनेस, 1 अप्रैल को आपके यहाँ आग लगी और 3 महीने तक आपको क्या हो रहा है वापस नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए, जैसे हो सकता है आग लगने से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, उसका कंस्ट्रक्शन करवाना पड़े, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सही करने के लिए हमको जितना पीरियड लगेगा वो पीरियड हमारा इंडेमनिटी पीरियड कहलाएगा। इंडेमनिटी पीरियड के बाद में और उसी पीरियड के लिए हम क्या काउंट करेंगे, उसी पीरियड के लिए हम लॉस ऑफ प्रॉफिट काउंट करेंगे और उसी का क्लेम हम करेंगे। अब इसके हमारे हर क्लेम कैलकुलेट करने के स्टेप, तो सबसे पहले इस वाली जो प्रोसेस है, इस वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल काउंट करते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट वाले इंश्योरेंस क्लेम में हम शॉर्ट सेल काउंट करेंगे। शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि वो उसी पीरियड में पिछले साल कितना कमा रहे थे और अब कितना कमाया है, उसका जो कंपैरिजन होगा वो हमारी शॉर्ट सेल कहलाएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग है। यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई 100 करके आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेट प्रॉफिट है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज है, ये सेल्स है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की रहेगी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो पहला स्टेप हो गया शॉर्ट सेल काउंट करना, सेकेंड स्टेप हो गया रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करना। उसके बाद में लॉस ऑफ प्रॉफिट काउंट करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो फर्स्ट स्टेप में हमने शॉर्ट सेल काउंट करी है उस पे हमको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अप्लाई कर देना है, जिससे हमारा काउंट हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये स्टेप से हम लॉस ऑफ प्रॉफिट तक निकल जाते हैं, और लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट वापस से वही, क्या पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमको वापस से वही प्रोसेस करनी है कि पॉलिसी की अमाउंट चेक करो और इंश्योरेबल अमाउंट कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए ये चेक करो। ये दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी वाला अमाउंट और इंश्योर्ड अमाउंट पॉलिसी का अमाउंट अगर ग्रेटर देन है तो हमको पूरा लॉस एक्सेप्ट हो जाएगा क्लेम के फॉर्म में, अदरवाइज एवरेज कॉस्ट अप्लाई हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, पर कई बार क्या होता है कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, यानी कि इंक्रीज, कई बार हमको बिजनेस को
वापिस मतलब स्मूथ करने के लिए या नॉर्मल कंडीशन में जब तक नहीं आए तब तक कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। उस खर्चे को हम बोलते हैं इंक्रीज कॉस्ट वर्किंग। जैसे आग लग गई, बिल्डिंग खराब हो गई, कंस्ट्रक्ट करानी पड़ेगी, तो जब तक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होएगी तब तक हमने कोई दूसरा प्लेस रेंट पे लिया तो उसका रेंट हमको देना पड़ रहा है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट कहलाएगी। क्योंकि अगर आग नहीं लगती तो हम वो दूसरी जगह कॉस्ट मतलब रेंट पे उसको नहीं लेते, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो अगर ऐसा कोई खर्चा वहां पे हुआ है तो उसको भी हम लॉस में ऐड करेंगे और उसके साथ अमाउंट ऑफ क्लेम की रिक्वायरमेंट डालेंगे। ये सारे स्टेप मैंने इसमें बताए हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। पहला हम शॉर्ट सेल काउंट करेंगे, फिर हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट करेंगे, फिर हम लॉस ऑफ प्रॉफिट काउंट करेंगे, फिर अगर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग का दिया हुआ है अमाउंट तो उसको भी लॉस में ऐड करेंगे, देन उसके बाद में हम अमाउंट ऑफ क्लेम काउंट करेंगे। तो ये सारा स्टेप जो है वो मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ जिससे आप आराम से इसको समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर शॉर्ट सेल काउंट करना। तो शॉर्ट सेल के लिए वहां पे क्वेश्चन में बहुत सारी सेल्स इतनी सारी सेल्स होती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सेल्स है, ये कौन सी कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कि शॉर्ट सेल काउंट करने के लिए सबसे पहले हम एक सेल्स लेते हैं और ये सेल्स होती है लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड। अब देखा जाए तो लास्ट ईयर में कोई इंडेमनिटी पीरियड था भी नहीं, लेकिन हमको याद करने के लिए ये रखना पड़ता है कि लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड यानी इस साल जो इंडेमनिटी पीरियड है उसी पीरियड को पिछले साल में जो पीरियड था उसको हम लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड बोल रहे हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि 1 अप्रैल को 2025 को आग लगी और 3 महीने तक हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड क्या हुआ 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025। ये कहलाता है आपका एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड। ठीक है, यानी अब इसी पीरियड का पिछला साल यानी क्या होगा वो 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024, ये वाला पीरियड कहलाएगा लास्ट इंडेमनिटी पीरियड। तो जो लास्ट इंडेमनिटी पीरियड में हमारी सेल हुई उस सेल का हम कंपैरिजन करेंगे इस बार वाले एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड की सेल से। तो मैं एज्यूम करती हूँ कि जैसे मान लो कि पिछले साल 1,50,000 की सेल हुई थी, यानी पिछले साल 1 अप्रैल से 30 जून तक 1,50,000 रुपए की सेल हुई और फिर 1 अप्रैल 2025 को आग लग गई तो 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 में हमारी सेल इफेक्ट हुई, पिछले साल से कम होएगी ऑब्वियसली। तो इस साल एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड में मेरी जो सेल हुई है वो मान लेते हैं 1 लाख की हुई, यानी 1,25,000 मेरा 1,50,000 नॉर्मल चल रहा था लेकिन आग लगने की वजह से मेरी सेल है वो कम हो गई। तो शॉर्ट सेल काउंट करने के लिए लास्ट ईयर इंडेमनिटी पीरियड की सेल में से हम क्या लेस कर देंगे एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड की सेल लेस कर देंगे। तो 1,50,000 में से 1 लाख लेस करने पे जो ये 50,000 का अमाउंट आएगा ये कहलाएगा हमारा शॉर्ट सेल। क्लियर? फर्स्ट स्टेप शॉर्ट सेल काउंट करना है, देन सेकंड स्टेप काउंट करना होता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ फॉर्मूला बताया गया है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई 100। यानी कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की होगी। तो जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हमारा नेट प्रॉफिट है 60,000 प्लस इंश्योर्ड एक्सपेंसेस है 40,000 और 5 लाख की हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल्स थी, मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से जो काउंट होगा 20% हमारी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट हो जाएगी। अब हमारे पास 2 स्टेप हो गए, हमने शॉर्ट सेल काउंट कर ली और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट काउंट कर लिया। तीसरा स्टेप हमारा है लॉस ऑफ प्रॉफिट,
यानी अब हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना कम हुआ, प्रॉफिट का हमको कितना नुकसान हुआ है कम होने का। तो वो अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला है हमारा शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब शॉर्ट सेल हमारी काउंट हुई थी 50,000 और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 20,000। तो कहने का मतलब है कि 10,000 का हमको लॉस हुआ है प्रॉफिट का, प्रॉफिट 10,000 से हमारा कम हो गया। अब देखो, अब ये पूरा जो लॉस है ये अमाउंट ऑफ क्लेम होगा कि नहीं होगा, इसके लिए वापस से हमको वही सीक्वेंस लेना है जो हमने पहले स्टॉक के इंश्योरेंस में लिया था। यानी कि अगर हमारी पॉलिसी ग्रेटर देन ज्यादा है या बराबर है किसके, एडजस्टेड सेल्स के। एडजस्टेड सेल यहाँ पे होती है इंश्योरेबल अमाउंट। तो एडजस्टेड सेल के या तो ज्यादा है पॉलिसी या बराबर है, तो हमारा पूरा ये जो लॉस है यही क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। लेकिन हमारी अगर पॉलिसी कम है किससे, एडजस्टेड सेल्स से कम है अगर, तो क्या होगा, ये एवरेज कॉस्ट लग जाएगा इस कंडीशन में और फॉर्मूला हो जाएगा इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट का लॉस हुआ है वो। तो जैसे कोई भी एग्जांपल लेके इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि मान लो आपकी पॉलिसी ली आपने 1 लाख की और एडजस्टेड सेल थी आपकी 2 लाख की और आपको लॉस हुआ था 10,000 का। लॉस 10,000 का हुआ है, लेनी पॉलिसी 2 लाख की थी, ली पॉलिसी खाली 1 लाख की, तो आपका सिर्फ 5,000 ही क्या आएगा, 5,000 ही क्या आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा, क्योंकि आपने जितना पॉलिसी लेनी चाहिए थी उतनी पॉलिसी नहीं ली। लेकिन अगर पॉलिसी आपकी 2 लाख की होती या 2 लाख से ज्यादा होती तो पूरे का पूरा लॉस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस टॉपिक में आकर इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट वाला पॉइंट अगर रहता है तो उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग काउंट करके यहाँ लॉस में ऐड कर लेते हैं, वो टोटल लॉस हो जाता है और इसी तरह से काउंटिंग हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक हमारा स्टॉक का इंश्योरेंस जिसमें हमको स्टॉक डिस्ट्रॉय होने पे लॉस होए तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे काउंट करेंगे, और दूसरा हमारा प्रॉफिट का इंश्योरेंस यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस, तो वो हम कैसे काउंट करेंगे। धन्यवाद।